Dear students, in this lecture we have to study about the stationary waves. Now what are stationary waves? Stationary waves. These waves are also called standing wave. Stationary waves are also called standing wave. You know about the traveling waves. ट्रेवलिंग वेव में आपने स्टडी किया होगा प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? द वेव विच कंटिन्यूअसली एडवांस्ड इन ए सेम डायरेक्शन मीन्स द वेव्स which continuously travels in a same direction. Such a wave is called traveling wave or progressive wave. You know about two types of progressive wave: longitudinal wave and transverse wave. तो ट्रेवलिंग वेव क्या होती है? जो ट्रेवल करती है उसको हम ट्रेवलिंग वेव कहते हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव जो होती है वह स्टेशनरी वेव ट्रेवल नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये जो वेव है, यहाँ पे हमने एक वेव ड्रा किया है, ये ट्रेवल कर रही है। दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन। सच ए वेव इज कॉल्ड ट्रेवलिंग वेव। लेकिन जो स्टेशनरी वेव है यह वेव ट्रेवल नहीं करती है। जैसे फॉर के इन दिस केस यू कैन सी हियर, ये स्टेशनरी वेव है और यह स्टेशनरी वेव में जो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं, दीज डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सभी के सभी पार्टिकल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से कहीं नहीं जा रहे हैं, वह अपने पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल है वह इस तरह का वाइब्रेशन कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वह भी अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो भी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। दिस पार्टिकल इज नॉट वाइब्रेटिंग। तो देयरफॉर इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव्स all the particles are vibrating not with the same amplitude but with the different amplitudes, and few particles does not vibrates having zero amplitude. लेकिन जो ट्रेवलिंग वेव है यह वेव, इस वेव में सारे के सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे वेव प्रोपगेट कर रही है, यहाँ पे वेव प्रोपगेट नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है स्टेशनरी वेव्स की? तो पहचान ये है कि सम पार्टिकल कैन वाइब्रेट, नॉट ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेट। सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, कुछ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसके आगे हम स्टडी करेंगे कि स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्स इन ए मीडियम। तो नाउ the stationary waves forms are produced due to combination of two traveling waves. Stationary waves forms due to combination of two
ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स आपने पढ़ा है, मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स, एक ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव दैट इज ए प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव आपने स्टडी किया है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव, ये सभी के सभी वेव्स प्रोपगेट करते हैं और इनको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स का जो फॉर्मेशन होता है वो दो वेव्स के कॉम्बिनेशन के साथ होता है, लेकिन वह वेव कैसे कंबाइंड होंगे उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। एंड व्हाट आर द कंडीशन, हाउ दे आर फॉर्म्स? द कंडीशंस आर बोथ द वेव्स शुड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस, बोथ द वेव्स शुड ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों ट्रेवलिंग वेव हैं वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द ट्रेवलिंग वेव्स शुड बी सेम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उन दोनों वेव्स की सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक वेव ऐसे प्रोपगेट करते हुए जा रही है, मीन्स दिस वेव इज प्रोपगेटिंग along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और दूसरी वेव ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे प्रोपगेट कर रही है। दिस वेव इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मीन्स along द सेम स्ट्रेट पाथ, तो देयरफॉर दे विल कंबाइन। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है स्टेशनरी वेव्स के फॉर्म होने का। यह है कि वेवलेंथ बोथ द वेव्स शुड बी सेम, और जब वेवलेंथ सेम होगा तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मीन्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव्स शुड बी सेम। क्लियर? तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन तब होता है जब दो वेव्स एक ही स्ट्रेट पाथ से अपोजिट डायरेक्शंस में प्रोपगेट करते हैं तो वह सुपर इम्पोज करते हैं, और जब सुपर इम्पोज होगा तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंडीशन ये है, दो जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये है कि बोथ द वेव्स शुड प्रोपगेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, और बोथ द वेव्स शुड ऑफ सेम वेवलेंथ एंड frequency, then they forms the stationary wave. Now formation of stationary waves. तो अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया कि stationary waves forms due to combination of two traveling waves or progressive waves. दो ट्रेवलिंग वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव, ट्रेवलिंग वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, तो जब दो प्रोग्रेसिव वेव कंबाइन होते हैं तो सुपरपोजिशन की वजह से स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके साथ जो कंडीशन हमने अभी एक्सप्लेन किया कि बोथ द वेव्स शुड प्रोपगेट अलोंग द सेम पाथ बट इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस, एंड बोथ द वेव्स शुड हैव द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। Now consider here, imagine string stretched between two fixed point। आप यहाँ इमेजिन करो कि ये स्ट्रिंग है और यह स्ट्रिंग दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच स्ट्रेच किया गया है। Now produce the progressive wave somewhere। यहाँ पे कहीं पे आप प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस कर दो। जब आप प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस करेंगे तो यह प्रोग्रेसिव वेव ऐसे प्रोपगेट करेगा। दिस प्रोग्रेसिव वेव विल प्रोपगेट लाइक दिस, एंड देन आफ्टर दिस प्रोपगेशन, बिकॉज दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज ए रिजिड सपोर्ट एंड दिस इज आल्सो ए रिजिड सपोर्ट, मतलब यह डेंसर मीडियम है और यह भी डेंसर मीडियम है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यही वेव एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी और सुपरपोजिशन होगा।
and due to superposition there is a formation of the stationary wave। इस तरह से स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह वेव इससे आगे कहीं नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, बिल्कुल ही स्टैंडिंग रहेगी, इसीलिए हम इसको स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो इस वेव में आप ये देखेंगे कि यहाँ का जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट नहीं करेगा, यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा। दिस पार्टिकल डज नॉट वाइब्रेट, दिस पार्टिकल डज नॉट वाइब्रेट, ये भी वाइब्रेट नहीं करेगा। तो जहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता है उसको हम कहते हैं नोड। दिस पॉइंट इज नोन एज नोड, NODE, नोड। तो दीज विल बी नोड। और हर हालत में जहाँ डेंसर मीडियम है, मतलब जिससे इसको हमने स्ट्रिंग को फिक्स किया है, यहाँ पे नोड ही बनेगा, इसलिए कि यहाँ का पार्टिकल फ्रीली वाइब्रेट नहीं करेगा। तो आप एक चीज़ और यहाँ देख रहे हैं जो प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होता है। प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, लेकिन यहाँ पे हर एक पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा, और हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे अलग होगा। मीन्स द पार्टिकल वाइब्रेटिंग एट द सेम पोजिशन वेयर इट इज सिचुएटेड, जहाँ पे पार्टिकल है वहीं से वाइब्रेट करेगा, और यह वेव प्रोपगेट नहीं करेगी। तो देयरफॉर दिस वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। This wave is called standing wave. Now then after this, हाँ एक पॉइंट और रह गया था, इसको तो हमने नोड कहा। नोड से जब आप आगे निकलोगे तो यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स। हियर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, तो एंटी नोड इज ए पॉइंट इन द स्टेशनरी वेव where the amplitude of vibration of a particle is maximum. Such a point is called antinode, and node is a point where amplitude of vibration is minimum, means particle does not vibrates. Such a point is called node. So now let us here we derive the equation. अब इसका हम मैथमेटिकली इक्वेशन निकालेंगे, और इक्वेशन हमारा क्या होगा, जब दो प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट होते हैं एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो उस स्टेशनरी वेव का हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आफ्टर मैथमेटिकल डेरिवेशन। Now let here we derive an equation of stationary wave. Equation of stationary wave. On a stretched string. Equation of stationary wave on stretched string. Now consider two simple harmonic progressive wave of equal amplitude, wavelength, propagating along uniform string in opposite direction. हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स भी इक्वल हैं और वेवलेंथ भी इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में
प्रोपगेट कर रहे हैं। तो रिमेंबर हियर ड्यूरिंग द वेव मोशन यू नो दैट प्रोपगेशन कांस्टेंट के लिए हमने लिया था k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने लिया था 2 पाई n। तो इसका हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। तो नाउ कंसिडर टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। द इक्वेशन एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और दूसरी वेव एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। और दोनों ही सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के कुछ पैरामीटर्स हैं जो कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब दोनों का वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड इक्वल है। क्लियर? इस वेव का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और इस वेव का एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं। तो हम ऐसे दो इक्वेशंस लिखेंगे। नाउ कंसिडर ए प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव which is propagating in the positive direction of x axis. तो therefore y1 is equal to a sin 2 pi nt minus x by lambda, nt माइनस एक्स बाई लैम्ब्डा। क्लियर? तो यह एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हो गई जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट अनदर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव विच इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट वेव may be written as y2 is equal to a sin 2 pi nt plus x by lambda. This is equation number 2. तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि y1 क्या है। y1 y एक्सिस में उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और a क्या है, a एम्पलीट्यूड है, n फ्रीक्वेंसी है और t टाइम है, x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ, and this wave is propagating in the positive direction, therefore sign taken here is negative, and this wave is propagating in the negative direction of x axis, therefore sign taken here is a positive. अब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगे। ड्यू टू सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे। ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना है फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लैम्ब्डा प्लस y2 दैट इज प्लस a साइन 2 पाई nt प्लस एक्स बाई लैम्ब्डा। ये इक्वेशंस मिल गए हमें। अब इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन गया है। यू कैन राइट हियर दिस इज C एंड दिस इज D। हम इसको सपोज कर लेंगे, इसको मान लेंगे ये C है और इसको मान लेंगे ये D है। तो अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू A को कॉमन ले लेते हो तो इक्वेशन क्या मिलेगा, साइन A को हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने क्या मान लिया C, तो ये हो जाएगा साइन C प्लस साइन D, राइट। साइन C प्लस साइन D, और C की वैल्यू कितनी है
2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लेमडा और डी की वैल्यू है 2 पाई इन ए ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाई लेमडा. यू नो दैट साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी is equal to 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. ये एक्सपेंशन होता है, ये फार्मूला है. साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2. तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज करेंगे. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 आ गया. तो देयरफॉर हियर विल बी 2a और साइन सी कितना है 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लेमडा सी प्लस डी मीन्स 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ये सी हो गया, प्लस डी कितना हो गया 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाई लेमडा और 2 से डिवाइड कर देंगे c प्लस डी बाई 2. तो 2 से 2 ही कैंसिल हो गया, बचेगा क्या पाई एन टी. दिस विल बी इक्वल टू पाई एन टी प्लस पाई एन टी और माइनस एक्स बाई लेमडा मीन्स माइनस पाई एक्स बाई लेमडा, क्लियर, प्लस पाई एक्स बाई लेमडा, ये कैंसिल हो गया. तो पाई एन टी प्लस पाई एन टी कितना हो गया 2 पाई एन टी. तो इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई एन टी. तो साइन हियर c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई एन टी. तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर 2a साइन 2 पाई एन टी. देन cos c माइनस डी बाई 2, अब यहां आ जाएगा cos और c माइनस डी बाई 2. यहां पे हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्लियर. 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था. अब क्या होगा, लुक हियर, पाई एन टी माइनस पाई एक्स बाई लेमडा. यहां साइन आएगा माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर पाई एन टी और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस पाई एक्स बाई लेमडा. तो यू कैन लुक हियर, ये पाई एन टी से पाई एन टी कैंसिल हो गया और माइनस पाई एक्स बाई लेमडा माइनस पाई एक्स बाई लेमडा, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स बाई लेमडा. तो कॉस कितना हो गया माइनस 2 पाई एक्स बाई लेमडा. क्लियर. तो हमने फार्मूला यूज किया था साइन सी प्लस साइन डी वाला, तो यहां हमको मिल गया ये. लेकिन cos माइनस थीटा, यू नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. तो देयरफॉर यू कैन राइट cos माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू cos 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा. ये कहां से हमने लिया, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. दिस इज ए फार्मूला, यह एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, वो फार्मूला हमने यूज किया. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई एक्स बाई लेमडा. अब जो भी हम वेव इक्वेशन लिखते हैं उसमें साइन को बाद में लिखते हैं. जैसे पहला इक्वेशन हमने क्या लिखा था, a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लेमडा, मतलब साइन का फंक्शन होता है. यहाँ पे आप देखेंगे ये a एम्पलीट्यूड है और a के बाद जो साइन है, a के बाद जो टर्म है वो साइन के फॉर्म में है. यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड के बाद का जो टर्म है वो साइन के फॉर्म में है.
इसलिए हम यहाँ पे साइन के फॉर्म में इस रिजल्टेंट इक्वेशन को लिखेंगे और फिर हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a। cos को पहले हम ले लेते हैं, तो दिस विल बी cos 2 पाई x बाई लैम्ब्डा एंड साइन कितना होगा 2 पाई एन टी, साइन 2 पाई एन टी, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन मिल गया। यू कैन राइट दिस इक्वेशन, दिस इज ए रिजल्टेंट इक्वेशन लाइक दिस होल टर्म इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड है और इसके बाद साइन, तो साइन का जो मल्टीपल है साइन के साथ वो हम उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया और ये क्या है, रिजल्टेंट इक्वेशन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, रिजल्टेंट इक्वेशन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी वेव है ये दैट इज रिजल्टेंट इक्वेशन आफ्टर सुपरपोजिशन, यह वेव का नेचर क्या होगा, इस वेव को हम कहेंगे क्या, इसको क्या नेम देंगे। तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्ब्डा, दिस इज ए एम्पलीट्यूड। तो देयरफॉर यू कैन राइट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्ब्डा एंड दिस इज सब्सटीट्यूटेड एज कैपिटल A। कैपिटल A क्यों लिया, इसलिए कि यह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो देयरफॉर दिस विल बी A साइन 2 पाई एन टी। और इससे पहले हमने एक टर्म लिखा था कि k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो ये हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का। इसके जगह पे हमने लिख दिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और साइन 2 पाई n के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दिस इज द रिजल्टेंट वेव which is formed after superposition of two waves which are progressive waves and propagating along the stretched string exactly in the opposite directions and having the same amplitude and frequency, that is the wavelength, same frequency and wavelength। इसलिए कि जब frequency same रहेगी तो wavelength भी same रहेगा। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे इस वेव के नेचर के ऊपर। हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना लिया, एम्पलीट्यूड A, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2a cos 2 पाई x upon lambda, right? This is equal to A and this is the resultant amplitude. So it is very clear from this equation, because you know that in progressive wave, this is a progressive wave, here this is a amplitude and x is the displacement of the wave along the x-axis. Negative sign here indicates that wave is propagating in the positive direction of x-axis. तो ये इंडिकेट करता है कि वेव x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। और यहाँ पे जब हमने साइन पॉजिटिव लिया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वेव x-axis के नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का कुछ भी नहीं है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, x टर्म एब्सेंट है, x नहीं है। जब x नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्रोपगेट कर रही है और ना ही नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्रोपगेट कर रही है, मतलब यह वेव प्रोपगेट नहीं कर रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि यह वेव
प्रोपगेट नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं और इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब इसका दूसरा नेचर हम देखेंगे। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमें मिला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यह x के साथ वेरी करता है। और यहाँ पे x क्या है, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस क्या इंडिकेट करता है, पार्टिकल के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को। पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये y एक्सिस के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। ये ओरिजिन है, इसको हम मीन पोजीशन कहेंगे, और ये मीन पोजीशन है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट। तो x एक्सिस जब इंक्रीज करे, मतलब x के साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ यहाँ एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। मतलब all the distances means during the formation of the stationary waves, at all the points the amplitude will be not same. एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। किसके साथ वेरी करेगा, x के साथ वेरी करेगा। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट को हम एंटीनोड कहते हैं, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा उसी पॉइंट को हम नोड कहते हैं। Thus, when two identical progressive waves are traveling along the same path but in exactly opposite direction, then they interfere with each other and forms the stationary wave. मतलब जब दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं तो एक दूसरे को इंटरफियर करते हैं, और इस तरह से स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आइडेंटिकल वेव किसको बोलेंगे, जैसा कि हमने दो कंडीशन बताया था कि आइडेंटिकल वेव उसको बोलेंगे जिन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे। तो नाउ हियर वी फाइंड द कंडीशन फॉर नोड। सबसे पहले हम नोड के लिए कंडीशन फाइंड करेंगे और उसके बाद एंटी नोड का कंडीशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने लिखा था A इज इक्वल टू 2A cos 2 पाई x अपान लैम्डा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो रिजल्टेंट वेव बनी थी, मतलब स्टेशनरी वेव जिसको हमने कहा था। नाउ और स्टेशनरी वेव एक बार मैं फिर यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ जो पहले मैंने किया था। इसको हम स्टेशनरी वेव बोलेंगे अगर ये दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच इस तरह से सुपरपोजिशन के बाद वेव बनती है। तो यह जो पॉइंट है जिसको हम नोड बोलेंगे, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना कंसिडर करेंगे हम, 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उसी पॉइंट को हम नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। इस पॉइंट को हम नोड कहेंगे। और वह पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा इस पॉइंट को हम एंटी नोड बोलेंगे। तो देयरफॉर यू कैन से node is a point where displacement is 0 and antinode is a point where displacement is maximum. So let us find the condition for nodes. Condition for nodes. तो अभी हमने डिस्कस किया नोड की कंडीशन क्या है। नोड वह पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर यू कैन से A इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। तो देयरफॉर यू कैन राइट
2a cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. तो therefore you can say cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. तो 2 pi x upon lambda के किस वैल्यू के लिए cos 0 होगा? You know that cos 90 is equal to 0. So therefore you can write 2 pi x upon lambda is equal to pi by 2. Again for 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 is also 0. So therefore 3 pi by 2. For cos 5 pi by 2 also 0. So therefore it may be 5 pi by 2 and so on. अब हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि जहाँ पे नोड बनेगा वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो नोड की ये सारी कंडीशंस हैं। जहाँ पे 2 पाई x अपान लेमडा की वैल्यू पाई बाई 2 होगा वहाँ पे नोड बनेगा। जहाँ पे 2 पाई x अपान लेमडा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होगा वहाँ पे नोड बनेगा। जहाँ पे 2 पाई x अपान लेमडा की वैल्यू 5 पाई बाई 2 होगा वहाँ पे भी नोड बनेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि जहाँ पे नोड बनेगा वहाँ x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम ये लेते हैं, ये टर्म लेते हैं 2 पाई x अपान लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई 2, वहाँ नोड बनेगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई x अपान लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेमडा बाई 4, x कितना हो गया? लेमडा बाई 4, राइट। यहां पर भी नोड बनेगा तो देयरफॉर 2 पाई x अपान लेमडा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 लेमडा अपान 4, 3 लेमडा अपान 4। मतलब यहाँ पे भी नोड बनेगा, राइट। यहाँ पर भी नोड बनेगा तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी? अब हम उसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। 2 पाई x अपान लेमडा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 5 लेमडा अपान 4। इसके आगे भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे जो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन वैल्यूज से जो हम एक्चुअली जो दिखाना चाहते हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है इतनी वैल्यूज। तो ये क्लियर हो गया कि ये x एक्सिस है। तो x की वैल्यू जब लेमडा बाई 4 होगा, कितना होगा? लेमडा बाई 4, वहाँ पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। फिर से जब x की वैल्यू 3 लेमडा बाई 4 होगा वहाँ पे भी नोड बनेगा। जहाँ पे x की वैल्यू 5 लेमडा बाई 4 होगा वहाँ पे भी नोड बनेगा, राइट। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे हमने कहा कि स्कूल की बेल होती है 10 o'clock पे। पहली बेल कितनी बजे हुई? 10 o'clock पे, 10 AM। दूसरी बेल हो गई 10:40 AM। तीसरी बेल हो गई 11:20। तो ये यहाँ पहली बेल होती है और यहाँ दूसरी बेल होती है और यहाँ तीसरी बेल होती है। तो पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये आगे वाले में से इस पीछे वाले को माइनस कर लेंगे। मतलब 10:40 में से 10 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 40 मिनट का बेल हो गया। अगर आप यहाँ से इसको माइनस करते हो तो 11:20 में से 10:40 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स का बेल हो गया। ठीक वैसे ही
यहाँ पे नोड बनता है, दूसरा नोड यहाँ पे बनता है, तीसरा नोड यहाँ पे बनता है। तो दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड करना है तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करो तो वो हो जाएगा नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, distance between two successive nodes is equal to, अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, मतलब 3 लैम्बडा बाई 4 में से लैम्बडा बाई 4 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 4 विल बी एलसीएम, तो 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा दिस विल बी इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई 4 मीन्स लैम्बडा बाई 2, राइट। तो लैम्बडा बाई 2 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड्स। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो, मतलब 5 लैम्बडा बाई 4 माइनस 3 लैम्बडा बाई 4, तो यहाँ भी एलसीएम आपका मिल गया 4, तो 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा दिस विल बी 2 लैम्बडा बाई 4 मीन्स लैम्बडा बाई 2। तो इस तरह से सक्सेसिव में से आगे वाले में से पहले को हम माइनस करेंगे और इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स मिल जाएगा। तो इट इज़ क्लियर दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज लैम्बडा बाई 2। अब इसको हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन राइट x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 लैम्बडा बाई 4, where p is equal to 1 2 3 डॉट डॉट। p की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 लैम्बडा बाई 4। p की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 मीन्स 3 लैम्बडा बाई 4। p की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 6 minus 1 means 5 lambda by 4. In this way, you can write in the form of a systematic equation, the value of x is equal to 2p minus 1 lambda by 4, where the value of p is equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. अब इसके बाद से हम फाइंड करेंगे कंडीशन फॉर एंटीनोड्स। कंडीशन फॉर एंटीनोड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीनोड? एंटीनोड हम किसको बोलेंगे? एंटीनोड स्टेशनरी वेव का वह पार्ट है जहाँ पे वेव लॉन्गर, जहाँ पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो दिस इज ए एम्पलीट्यूड, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम। और कास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कहते हैं तो कास की वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच वेरी करता है और 0 भी आता है। मतलब यहाँ पे हम 0 को मिनिमम बोलेंगे, +1 और -1 दोनों मैक्सिमम में आएंगे, इसलिए कि यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ भी मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम आ रहा है। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर विल बी +-1। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा? +-2a, इसलिए कि ये वैल्यू अगर +1 है, cos 2πx अपॉन लैम्बडा की वैल्यू +1 है तो 2a, -1 है तो -2a। तो देयरफॉर where the amplitude is either +2a, then the point will be antinode, and when amplitude is equal to -2a, then the point will be antinode. So therefore the value of amplitude, resultant amplitude 2a cos 2πx upon lambda is equal to +-2a.
तो यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, cos 2 पाई x अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्लस 1 के लिए, 0 होना चाहिए। यू नो दैट cos 0 इज इक्वल टू प्लस 1 एंड cos पाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर टू पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा अगर 0 है तो cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1, राइट। एंड व्हेन पाई देन माइनस 1, एंड व्हेन 2 पाई देन प्लस 1, एंड व्हेन 3 पाई देन माइनस 1। दिस वैल्यू विल बी ए नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन राइट, लेकिन हम लिमिटेड लिख रहे हैं जितना हमें चाहिए। ये 3 पाई के बाद से 4 पाई भी आएगा, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। तो नाउ तो देयरफॉर यहाँ पे एंटी नोड बनता है, इस वैल्यू के लिए एंटी नोड बनता है, इस वैल्यू के लिए एंटी नोड बनता है, इस वैल्यू के लिए एंटी नोड बनता है। तो जहाँ पे एंटी नोड बनता है वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब हम ये वैल्यू ले रहे हैं तो कितना होगा, 2 पाई x अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो x कितना होगा, x विल बी हाउ मच, x विल बी 0, राइट। तो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 0 then there will be antinode, right। अब 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू अगर पाई है तो भी एंटीनोड बनेगा, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, x कितना हो जाएगा, लैम्ब्डा बाई 2। व्हेन x इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई 2 देन देयर विल बी एंटीनोड। नेक्स्ट, अगर 2 पाई है इसकी वैल्यू, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू 2 पाई है तभी भी एंटीनोड बनेगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू लैम्ब्डा, यस लैम्ब्डा। If the value of 2 pi x upon lambda is 3 pi, then also will be the एंटीनोड। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लैम्ब्डा बाई 2 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इट इज क्लियर दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन देयर विल बी एंटीनोड, व्हेन x इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई 2 देन देयर विल बी एंटीनोड, एंड व्हेन x इज इक्वल टू लैम्ब्डा देन देयर इज ए एंटीनोड। मतलब यहाँ पे एंटीनोड बनेगा, यहाँ पे एंटीनोड बनेगा, यहाँ पे एंटीनोड बनेगा, यहाँ पे एंटीनोड बनेगा। तो हमें फाइंड करना है कि दो सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, टू सक्सेसिव एंटीनोड्स। तो हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, लैम्ब्डा बाई 2 में से 0 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, लैम्ब्डा बाई 2, या फिर लैम्ब्डा में से लैम्ब्डा बाई 2 को माइनस करेंगे तो भी मिलेगा सेम, दैट इज लैम्ब्डा बाई 2, या फिर 3 लैम्ब्डा बाई 2 में से लैम्ब्डा को माइनस करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, लैम्ब्डा बाई 2। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव एंटीनोड्स इज लैम्ब्डा बाई 2। एंड यू कैन राइट हियर x इज इक्वल टू, इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लैम्ब्डा p बाई 2 वेयर p इज इक्वल टू 0, आइदर 0। अगर p की वैल्यू 0 है तो x 0 हो जाएगा, या फिर p की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो लैम्ब्डा बाई 2 हो जाएगा, या फिर p की वैल्यू 2 लेते हैं
तो लैम्डा मिलेगा, या फिर पी की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट देयर विल बी एंटीनोड for value x is equal to lambda p by 2 where p is equal to either 0, 1, 2, 3, 4 dot dot dot. तो from this discussion it is clear that यहाँ कुछ points clear हो गए। पहला point तो ये clear हो गया कि distance between any two successive nodes is lambda by 2, मतलब ये stationary waves का formation हुआ। स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज नोड, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाई 2। दिस डिस्टेंस विल बी लैम्बडा बाई 2, दिस डिस्टेंस विल बी लैम्बडा बाई 2, दिस डिस्टेंस विल बी लैम्बडा बाई 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स इज आल्सो लैम्बडा बाई 2। ये डिस्टेंस भी लैम्बडा बाई 2 होगा, मीन्स दिस विल बी लैम्बडा बाई 2, दिस विल बी लैम्बडा बाई 2। तो देयरफॉर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड? ये नोड है, सॉरी ये नोड है और ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है। तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी लैम्बडा बाई 4। Therefore, it is clear that the distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2, and distance between node and successive antinode is lambda by 4. Now, the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.